students, I am Jashika and welcome back to your on channel आशीष तिवारी। आज की वीडियो इंग्लिश फ्लुएंसी टॉप सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हिंदी मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रैंडम नहीं उठाए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टीचर सजेशन के बेस पर सेलेक्ट करे हैं। अगर तुमने ये 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो समझ जाओ कि आपका 80 to 90% जो एग्ज़ाम है वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो सिंगल वीडियो आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम में आपको किसी भी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी बच्चों के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के कुछ 3 लकी विनर्स को मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पर आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारे लिए, 100% वीडियो सीरीज। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाके आप नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स का प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है और आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इंग्लिश फ्लुएंसी के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे DU एज वेल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। रेडी, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, राइट अ रिव्यू ऑफ अ मूवी यू हैव एंजॉयड वॉचिंग रिसेंटली। जो रिसेंटली आप लोगों ने अभी एक वीडियो देखी है, मूवी देखी है कोई, उस मूवी को हम लोगों को रिव्यू करना है 400 to 600 वर्ड्स में। और एक क्वेश्चन हम लोगों ने एक और ऐड किया है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो है कि राइट रिव्यू अ बुक फ्रॉम योर फेवरेट जेनर ऑफ बुक्स। फेवरेट बुक्स जेनर की एक हम लोगों को रिव्यू लिखना है फेवरेट बुक्स का। तो वो देखते हैं क्या होगा। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, अगर हम लोगों को कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हम लोगों को रिव्यू लिखना है तो सबसे पहले हम उसके अंदर डालेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है कि एंजल्स एंड डेमॉन्स इज वेरी पॉपुलर थ्रिलर नोवेल रिटन बाय डैन ब्राउन। डैन ब्राउन ने एक बहुत ही पॉपुलर थ्रिलर नोवेल लिखी है जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है एंजल्स एंड डेमॉन्स। इट वाज पब्लिश इन ईयर 2000 एंड लेटर एडेप्टेड इनटू अ मूवी इन 2009। अब देखो यहाँ पे आंसर को कितने प्यार से लिखा गया है कि दो क्वेश्चन है, दोनों को एक ही में मिला दिया है कि हम लोगों ने जो मूवी देखी है ये मूवी भी है और एक स्टोरी भी है, यानी कि दोनों आंसर्स क्वेश्चंस को एक ही आंसर में मिला के लिख दिया है कि जो हमारी स्टोरी है वही हमारी आगे जाके मूवी में आ जाएगी। कि 2000 के अंदर तो वो पहले रिटन बाय डैम थी, 2000 में वो पब्लिश हुई थी एज अ स्टोरी, बट बाद में उसको अडेप्ट कर लिया गया एक मूवी की तरह कि वो एक मूवी बना दी गई। तो जो मूवी थी, स्टोरी ऑफ फुल ऑफ सस्पेंस था, मिस्ट्री थी, एडवेंचर था, साइंस रिलेटेड थी, रिलीजन रिलेटेड थी। तो स्टोरी इज बेस्ड ऑन रॉबर्ट लैंगडन। तो यानी कि एक पर्सन है जिसका नाम रॉबर्ट है, उसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। अ प्रोफेसर ऑफ सिंबॉलिक एंड हिस्टोरिक who gets involved in solving dangerous mysteries linked with Vatican City।
यानी कि जो रॉबर्ट लैंगडन है ये एक प्रोफेसर ऑफ सिंबॉलिक है, मतलब सिंबोलॉजी के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, जो किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सॉल्विंग डेंजरस मिस्ट्री में, यानी कि डेंजरस मिस्ट्री को सॉल्व करने में बिजी हो जाते हैं। कहाँ की बात है? वेटिकन सिटी की बात है। आगे देखते हैं, वेटिकन सिटी एंड अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ल्यूमिनेटी, और इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं ल्यूमिनेटी। आगे देखते हैं, recently this book and also watched the movie, मतलब उन्होंने अभी अभी एक इस बुक को रीड किया है और अभी ही इनकी मूवी को देखा है। आई एंजॉयड बोथ वेरी मच, मैंने दोनों को बहुत इंजॉय किया है। बिकॉज द स्टोरी रिमेन्स इंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, क्योंकि जो स्टोरी थी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, बिगनिंग से लेके एंड तक पूरी इंटरेस्टिंग थी। ये सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं थी, इट इज़ नॉट ओनली एंटरटेनिंग बट ऑल्सो मेक्स द रीडर थिंक डीपली, यानी कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति था, रीडर था, उसको भी गहरा सोचने के लिए मजबूर करने वाली स्टोरी थी, सिर्फ एंटरटेन ही नहीं था। The suspense and the mystery makes it special and different from the ordinary बुक्स एंड फिल्म्स, यानी कि जो इसका सस्पेंस था, मिस्ट्री थी, इसने इसको स्पेशल बना दिया था किसी भी ऑर्डिनरी बुक और फिल्म से। आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं इसके मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में लिखा है स्टोरी स्टार्ट विद द मर्डर, मतलब स्टोरी मर्डर से स्टार्ट हुई, किसी स्टोरी के अंदर किसी का मर्डर हो गया है, ऑफ अ साइंटिस्ट एट रिसर्च सेंटर। कहाँ पे मर्डर हुआ? साइंटिस्ट के रिसर्च सेंटर पे। एट द सेम टाइम एनिमेटर अ पावरफुल साइंटिस्ट सब्सटेंसेस स्टोलन, तो वो उसी टाइम पे एक एनिमेटर यानी कि पावरफुल साइंटिफिक सब्सटेंस है, कोई साइंस का हमारा कोई सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, जो कि स्टोलन हो गया, चोरी हो गया। रॉबर्ट लैंगडन कॉल्ड to solve the mystery because of his knowledge of symbolic and ancient history। रॉबर्ट को बुलाया गया ताकि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी एशियंट हिस्ट्री के बारे में। He soon reached Vatican City and began to search for clues। जल्दी से जल्द वो वेटिकन सिटी पहुंचा और क्लूज को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। There he met Victoria Vetra, a scientist, and both worked together to stop a disaster। वहाँ पे वो विक्टोरिया वेट्रा से मिला, जो कि एक साइंटिस्ट थे, और दोनों ने एक साथ काम किया डिजास्टर को रोकने के लिए। आगे देखते हैं, एज द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड मैनी सीक्रेट्स आर रिवील्ड वंस आफ्टर एंड अनदर। जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो होते हमारे सीक्रेट्स वो रिवील होते गए। Robert Langdon follow hidden signs and symbols placed at different locations. Every clue creates a more suspense and excitement। रॉबर्ट लैंगडन जो थे वो एक हिडन साइंस जो थे वहाँ पे, जो उनको मर्डर स्पॉट एरिया में मिले या जो स्टोलन एरिया है वहाँ से मिले, उन सबको फॉलो करते गए, अलग अलग लोकेशंस पे वो थे, और हर एक जो क्लू मिला उनको, उन सब क्लूज ने कोई ना कोई सस्पेंस और एक्साइटमेंट क्रिएट करी। द रीडर फील्स क्यूरियस टू द नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब रीडर भी जो था वो भी क्यूरियस हो रहा है कि आगे क्या होगा। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, और यही इस स्टोरी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट देती है कि आगे क्या होता जाएगा। आगे देखते हैं, द राइटिंग स्टाइल ऑफ डैन ब्राउन इज सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। जो डैन ब्राउन का जो राइटिंग स्टाइल था कि लिखने का, वो बहुत सिंपल भी था और इंटरेस्टिंग भी था। ही एक्सप्लेन डिफिकल्ट आइडियाज लाइक साइंस, रिलीजन, हिस्ट्री इन एन ईजी वे। यानी कि जो डैन ब्राउन थे, उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर रिलीजन बेस्ड चीज़ों को, साइंस बेस्ड चीज़ों को, हिस्ट्री बेस्ड चीज़ों को एक प्रोफेशन तरह से ना लिख के ईजी वे में एक्सप्लेन किया था। Even when the ideas are serious, the language remains clear. Every chapter ends with suspense, which keeps the reader connected. This makes the book hard to stop reading। लैंग्वेज क्लियर थी, बहुत इजी लैंग्वेज थी, कोई भी
जो कोई भी लैंग्वेज का स्पीकर है इंग्लिश में उसको इजीली पढ़ के समझ सकता था। एवरी चैप्टर एक सस्पेंस के साथ खत्म हो रहा था, जो कि रीडर को कनेक्ट करता था कि वो आगे पढ़ता जाए बिना किसी रोक टोक के। आगे देखो, द मूवी एडेप्टेशन इज ऑल्सो वेरी इम्प्रेसिव। मूवी एडेप्शन भी जो थी, अब बात कर रहे हैं मूवी की। अभी जो ये राइटर है, क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है हम लोगों ने इसने बताया था अब तक की बुक क्यों इंटरेस्टिंग लगी। अब जो बुक की ही स्टोरी बन गई है उसके बारे में बता रहा है कि जो जो स्टोरी थी हमारी वो भी बहुत जो मूवी को अडेप्ट किया गया वो भी बहुत इम्प्रेसिव वे में किया गया। द सीन ऑफ वैटिकन सिटी आर वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड। तो वैटिकन सिटी को जो दिखाया था मूवी के अंदर वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाया था और बहुत ग्रैंड दिखाया था, बड़ा दिखाया था। द मिस्ट्री बिकम्स मोर एक्साइटिंग बिकॉज ऑफ द विजुअल बैकग्राउंड म्यूजिक। मिस्ट्री भी और भी ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगी थी जब उसको विजुअली देखा गया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। द एक्टिंग इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। जिन लोगों ने एक्टिंग करी थी बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, स्ट्रॉन्ग थी। रॉबर्ट लैंगडन्स कैरेक्टर्स looks intelligent and calm. Victoria's character is also presented the well. जो रोबोट का जो कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था वो बहुत इंटेलिजेंट और काम था, और विक्टोरिया का जो कैरेक्टर प्रेजेंट किया था वो भी अच्छा प्रेजेंट किया था, वेल था। The film keeps the audience interesting and creates tension till the final scene. अब ऑडियंस को फिल्म ने लास्ट सीन तक इंटरेस्ट क्रिएट किया, टेंशन दी लास्ट सीन तक। आगे देखते हैं। The most interesting part for me was the unexpected twist in the story. Whenever I felt the mystery was solved, a new secret appeared. क्या इंटरेस्टिंग था हमारे लिए स्टोरी में हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग था पार्ट था सबसे ज़्यादा, कि अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। जैसे ही कोई मैटर सॉल्व होता था, मिस्ट्री सॉल्व होती थी, एक न्यू सिगरेट अपियर्ड हो जाता था। दिस मेड द स्टोरी मोर एक्साइटिंग। यही चीज़ जो थी रीडर के लिए और व्यूअर के लिए, मूवी देखने वाले के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी। Another good thing is that the story talks about the relationship between science and religion. It shows that both are important in human life and understanding. जो एक और गुड चीज़ थी हमारी स्टोरी के लिए वो था कि रिलेशनशिप बिटवीन साइंस और रिलीजन। साइंस को और रिलीजन को एक बहुत अच्छे वे में इस स्टोरी के अंदर, इस मूवी के अंदर समझाया गया था। इसमें बताया था कि कैसे साइंस और रिलीजन हमारी लाइफ के लिए और हमारी समझ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आगे देखते हैं। द बुक्स given to more details about character and events while the movie focused more on action speed. बुक्स ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी थी कैरेक्टर्स की, इवेंट्स की, वेल द मूवी ने सिर्फ फोकशन किया था एक्शंस पे और स्पीड्स पे। स्टिल बोथ आर एंजॉयबल एंड लिविंग अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द ऑडियंस। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजॉयबल थी और दोनों ने ही क्या था, स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन डाला था अपनी ऑडियंस पे। आगे चलते कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है, आप लोग कंक्लूजन लिखना बिल्कुल मत बोलना, हर क्वेश्चन के एंड में कंक्लूजन ज़रूर डालना। To conclude, The Angels and Demons is an excellent thriller novel and also a very entertaining movie. It is full of suspense, mysterious adventure. The characters are also strong and the story remains existing till the end. मतलब जो कंक्लूजन में ये बताया है कि जो स्टोरी थी ओवरऑल बहुत अच्छी स्टोरी थी, एंटरटेनिंग थी, सस्पेंस था, मिस्ट्री थी, एडवेंचर था, कैरेक्टर्स भी अच्छे थे, हमारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे और उन कैरेक्टर्स ने स्टोरी को एंड तक सस्पेंस में रखा। डैन ब्राउन हैज़ रिटन द नॉवल ब्यूटीफुली। डैन ब्राउन ने बहुत ब्यूटीफुली नॉवल लिखी है और मूवी ऑल्सो प्रेजेंट इट्स एन एंगेजिंग वे। और जो मूवी थी वो भी बहुत ज़्यादा एंगेज कर देने वाली थी लोगों को। I would definitely recommend this book and movie
to anyone who enjoys mystery and the trailer. It entertaining, thoughtful, and the memorable because it suspends powerful storyline and the meaningful ideas. Angel and Demons become one of my favorite books and film. मतलब मैं डेफिनेटली जो है लोगों को इस बुक के लिए रिकमेंड करूँगा कि वो भी मेरी तरह इस थ्रिलर मिस्टीरियस मूवी को एंजॉय करे, क्योंकि ये एंटरटेनिंग है, थॉटफुल है, मेमोरेबल है, याद रखने लायक है, इंजॉयबल भी है, सस्पेंस भी है, पावरफुल स्टोरी लाइन है इसके अंदर, मीनिंगफुल आइडियाज़ भी है इसके अंदर। एंजल एंड डेमॉन्स बिकम वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स एंड फिल्म। तो फिल्म का नाम और बुक्स का नाम एक ही था, एंजल एंड डेमॉन्स, जो कि मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक एंड फिल्म रही। तो जैसे कि हम लोगों ने इस आंसर को पढ़ा, तो इसके अंदर आप लोगों ने मेन चीज़ देखी कि हमारे को क्वेश्चन में बोला था कि हम लोगों को रिव्यू लिखना है एक मूवी का और एक बुक का। तो बहुत स्मार्टली वर्क किया है कि दोनों को एक ही में लिख दिया है कि मूवी भी है ये हमारी और हमारी बुक भी है। बुक जो लिखी गई 2000 में लिखी गई, आफ्टर सम टाइम तो इन 2009 इसकी मूवी बना दी गई। देखो कितना अच्छा आइडिया था ये। उसके बाद मूवी के अंदर क्या था वो डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिर्फ इतना लिखना है कि वो फेवरेट क्यों है हमारी, उसके अंदर ऐसा क्या है और हम उसको रिकमेंड करेंगे लोगों को, और रिकमेंड कर रहे हैं तो क्यों करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन एसे ऑन एडवर्टाइजिंग। ऑन एडवर्टाइजिंग के ऊपर ऐसे लिखना है, इसके यूजेस बताने और उसके अब्यूजेस, यानी कि उसकी क्या गलत विशेषताएं हैं, यानी कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और सेकेंड इसका पार्ट देखते हैं, सेकेंड ऐड क्या है, ये भी आने के चांसेस हैं। राइट एन एसे ऑन ट्रैवल। ट्रैवल के ऊपर ऐसे लिखना है, उसके बताना है कि उसके एजुकेशन से वो कैसे रिलेट करता है, एजुकेशन ट्रैवल का एक पार्ट कैसे है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। मॉडर्न लाइफ, both advertisement and travel have become very important part of society. आज के ज़माने में एडवर्टाइजमेंट और ट्रैवल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी सोसाइटी के लिए। दे इन्फ्लुएंस पीपल इन डिफरेंट वेज एंड हेल्प लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पीपल को हेल्प करते हैं अलग अलग वेज में, लर्निंग में, डेवलपमेंट में। Advertisement gives us information about products, services, and new opportunities available in the market. एडवर्टीजमेंट हमें हेल्प करती है इंफॉर्मेशन देने में प्रोडक्ट्स की, कि क्या प्रोडक्ट्स मार्केट्स में नए आए हैं, क्या सर्विसेज हमारे लिए नई आई है, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ट्विंग है, प्रोंटो है, ये सारे ऐप्स जो हमारी सर्विसेज में अवेलेबल हैं, इनको भी एडवर्टीजमेंट करके हमें इंफॉर्मेशन देती है कि इस तरह के जो एप्स हैं, जो सर्विसेज हैं हमारे लिए ऑनलाइन अवेलेबल है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाइक कोई जॉब का इंटरव्यू है, कोई जॉब का एडवर्टीजमेंट है वो आ रहा है, ये सब चीज़ें। उसके बाद it helps business connect with people and make consumer aware of what they need. किस में हेल्प करती है, बिजनेस कंटेंट में, और पीपल्स की हेल्प करती है मेक कंज्यूमर अवेयर व्हाट दे नीड। कंज्यूमर को अवेयरनेस दिलाते कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप इस चीज़ को देख सकते हो, परचेज कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। एट द सेम टाइम ट्रैवल travel is also an important part of education because it teaches many practical things that book alone cannot teach. सेम टाइम ट्रैवल भी हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये हमें कई सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताता है जो कि सिर्फ एक बुक हम लोगों को नहीं बता सकती है। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड न्यू प्लेसेस, कल्चर, एक्सपीरियंस। कहाँ हेल्प करता है वो, क्या समझने में हेल्प करता है, नई जगहों को, कल्चर्स को और एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने में, समझने में लोगों की हेल्प करता है। आगे देखिए, बोथ एडवर्टीजमेंट एंड ट्रैवल आर यूजफुल इन देयर ओन वेज। दोनों ही अपने अपने वेज में कहीं ना कहीं यूजफुल हैं, बट देयर
ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं, किसके, ट्रैवल के भी और एडवर्टीजमेंट के भी, दोनों के डिसएडवांटेजेस हैं। Therefore it is an important understand value, एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंड वैल्यू भी है। ऑल्सो यूज वेस्ली दैम, हमको एक लिमिट से ही यूज करना चाहिए, एक नियम के साथ ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आगे देखते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी में कहा है एडवर्टीजमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन एवरीडे लाइफ, व्हेन एवर वी गो वी सी एडवर्टीजमेंट। हम जहाँ भी जाते हैं हम लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखता है। हम टीवी देख रहे होंगे हमें उस पर एडवर्टीजमेंट दिखता है, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे हमें उस पर भी एडवर्टीजमेंट मिलता है, मोबाइल पे भी आजकल, फ़ोन्स पे भी आजकल हम लोगों को एडवर्टीजमेंट आने लगे हैं। कई बार हमको कॉल्स भी आते हैं किसी ना किसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट के लिए। सोशल मीडिया हम जब चला रहे होते तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एड्स देखने को मिलते हैं। हम रोड पर जाते तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बैनर्स वगैरह लगे हुए मिलते हैं, फ्लैक्स लगे हुए मिलते हैं, पैम्पलेट्स लगे हुए दिखते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। तो जो मेन पर्पस होता है एडवर्टीजमेंट का वो लोगों को इन्फॉर्म करना होता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, कहाँ है, कैसे है। कस्टमर हेल्प्स कस्टमर कंपेयर डिफरेंट ब्रांड्स एंड मेक बेटर। कस्टमर को कैसे हेल्प किया जाता है, दो अलग अलग ब्रांड्स को आपस में कंपेयर करके। एक ब्रांड कहेगा मेरा ब्रांड अच्छा है, एक कहेगा मेरा ब्रांड अच्छा है। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो कस्टमर जो है वो कि कस्टमर की जो हेल्प होगी कंपेयर करने करके डिफरेंट ब्रांड्स की कौन सा ज़्यादा बेटर है। इट ऑल्सो बेनिफिट्स कंपनीज बिकॉज इट इंक्रीज सेल्स। अब एडवर्टीजमेंट जो है वो क्या हेल्प कर, किसमें बेनिफिट कर रहे हैं, कंपनीज को सेल्स इंक्रीज करने में, एंड हेल्प बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। अवेयरनेस क्रिएट्स अबाउट, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स अबाउट यूजफुल थिंग, हेल्थ कैंपिंग्स हेल्थ कैंपिंग्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, पब्लिक सेफ्टी। अब जो एडवर्टीजमेंट है वो तो सिर्फ कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं लिखता। जो एडवर्टीजमेंट हम लोग बनाते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स में भी होती है, कि जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे वैक्सीनेशन, क्लीननेस, ये गवर्नमेंट की तरफ से निकाले हुए एडवर्टीजमेंट है। डिजिटल लर्निंग, ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। पब्लिक सेफ्टी के लिए क्लीननेस, ये सब क्या है, हेल्पफुल है हमारी सोसाइटी के लिए भी। आगे चलते हैं। However, advertisement also has some negative effects. कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। Sometimes advertisement exaggerate the quality of product and mislead customers. कभी कभार क्या होता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर गलत चीज़ें भी लिखी होती है कि हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। मिसलीड इंफॉर्मेशन होती है, वो कई बार गलत भी होती है। पिक्चर्स क्या करती है, अट्रैक्टिव होती है। फॉल्स प्रोमिस उसमें लिखे होते हैं, इन्फ्लुएंस पीपल टू बाय थिंग्स दे डू नॉट रियली नीड। जो जिन चीज़ों को लोगों की नीड भी नहीं होती है उनको भी अट्रैक्ट करके फॉल्स प्रोमिस करके उसको अननेसेसरी उसको परचेज करवा रहे हैं। दिस कैन बी लीड अननेसेसरी स्पेंडिंग्स, फिजूल खर्ची को भी ये बढ़ावा दे रहा है। सम एडवर्टीजमेंट ऑल्सो प्रमोट अनहेल्दी हैबिट्स और अनरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल्स। कोई कोई एडवर्टीजमेंट हम लोगों को अनहेल्दी हैबिट्स बताते हैं और अनरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल्स भी बताते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के लिए देखे जाए तो अगर हम लोग जैसे अनहेल्दी की बात करें तो हम लोगों को कुछ लिक्विड वगैरह मिलता है, जो ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, जो कि एक तरह से अनहेल्दी ही होते हैं, लाइफ के लिए ठीक नहीं होते, बट अब वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो भी एक अनहेल्दी हैबिट्स को प्रमोट कर रहे हैं। देयर फोर वाइल एडवर्टाइजिंग इट्स यूजफुल, इट शुड बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर एडवर्टीजमेंट यूजफुल है तो वो सच्ची होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। आगे देखते हैं। ट्रैवल इज़ ऑल्सो अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन। ट्रैवल भी हमारी लाइफ का एक वैल्यूएबल और एक वैल्यूएबल पार्ट है हमारी लाइफ ऑफ एजुकेशन का। इट टीच प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज समझाता है, एंड
ब्रॉडन्स द माइंड, हमारे माइंड को ब्रॉडर सेंस में लेके जाता है। स्टूडेंट्स लर्न्स मैनी थिंग्स बाय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस। स्टूडेंट जब स्कूल के अलावा, कॉलेजेस के अलावा अलग अलग प्लेसेस को विजिट करता है तो वहाँ पे वो अलग अलग चीज़ें भी सीखता है, जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, विलेज, सिटीज़। यहाँ पे जाता है तो अलग अलग जगहों की कल्चर को, हेरिटेज को फॉलो करता है, देखता है, समझता है, तो वो भी एक नॉलेज बिल्डिंग ही है। ट्रेवल गिव्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड मेक्स लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग। ट्रैवल क्या करता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस देता है, लाइव एक्सपीरियंस देता है और हमारी लर्निंग को भी इंटरेस्टिंग बनाता है। रीडिंग अबाउट अ प्लेस इन बुक्स एंड सीइंग इट वंस ऑन आइज आर वेरी डिफरेंट। बुक रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे इतने पेड़ हैं, इतने ये है, इतना वो है, ये सब पढ़ने से इतना याद नहीं रहता जितना हम लोग उसको आंखों से देख के याद रख सकते हैं। थ्रू ट्रैवल स्टूडेंट अंडरस्टैंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर मोर क्लियरली। ट्रैवल के जरिए स्टूडेंट्स हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और अपने कल्चरल को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। आगे चलते हैं। ट्रैवल ऑल्सो टीच इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हम लोगों को ट्रैवल सिखाता है। इट मेक्स पीपल इंडिपेंडेंट बनाता है। ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट लाता है कि हमें ऐसे रहना चाहिए जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर, और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। वाइल ट्रैवलिंग अ पर्सन लर्न्स हाउ टू एडजस्ट इन न्यू सिचुएशंस। ट्रैवल के दौरान हम लोगों को सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, इसलिए हम लोगों को ट्रैवल एक ये चीज़ भी सिखाता है कि किस तरह से हम लोगों को नई चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करनी चाहिए, कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों से या अलग अलग तरह के लोगों से हम लोगों को बात करने का मौका मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। इट ऑल्सो डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ट्रेडिशन एंड लाइफ स्टाइल्स। ये हम लोगों को डिफरेंट जो कल्चर है उसके लिए रिस्पेक्ट भी सिखाता है, उसके ट्रेडिशंस फॉलो करना सिखाता है। ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस रिफ्रेश द माइंड एंड रिड्यूस द स्ट्रेस। तो अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना माइंड को रिफ्रेश करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इट गिव्स हैप्पीनेस अलोंग विद नॉलेज। खुशियाँ देता है नॉलेज के साथ साथ। आगे देखते हैं। एट द सेम टाइम ट्रेवल ऑल्सो हैज सम चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं इसके साथ साथ। इट में रिक्वायर मनी एंड टाइम। ट्रैवल करने के लिए हम लोगों को मनी भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। समटाइम ट्रैवलिंग कैन बी ट्राइंग और डिफ़िकल्ट। कभी कभी जो ट्रैवलिंग है हमारे लिए बहुत मुश्किल भी हो जाती है, और डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम्स इट एजुकेशन वैल्यू रिमेन्स वेरी हाई। द हाई एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग ट्रैवल स्टे इन द मेमोरीज फॉर लॉन्ग टाइम एंड हेल्प पर्सनल ग्रोथ। जब हम लोग इसकी जो एजुकेशनल वैल्यू होती है वो हाई रहती है, और एक्सपीरियंस जो हम लोगों को मिलता है ड्यूरिंग ट्रैवल ये एक मेमोरी होती है लॉन्ग टाइम के लिए, जो कि हेल्प करता है हमारे पर्सनल ग्रोथ में। आगे देखते हैं। बोथ एडवर्टीजमेंट एंड ट्रैवल कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन डिफरेंट वेज। Advertising informs and connect people with opportunities, while travel provides direct experience and practical understanding. One works through communicate and information, and other through the experience and observation. तो एडवर्टीजमेंट और ट्रैवल दोनों हम लोगों को अलग अलग पाथ्स पे लेके जाती है, डेवलपमेंट के और लर्निंग के। एडवर्टीजमेंट हमको इन्फॉर्म करती है कि कैसे पीपल्स के साथ, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट रहना है, और जबकि जो ट्रैवल है वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। मतलब ट्रैवल हम लोगों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस देता है और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी देता है। वन वर्क्स थ्रू कम्युनिकेट एंड इंफॉर्मेशन एंड अदर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। एक के साथ हम लोग कम्युनिकेट और इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, दूसरे के साथ हम लोग एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। आगे देखते हैं कंक्लूजन के अंदर। अगेन तो कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
टू कंक्लूड, एडवर्टीजमेंट एंड ट्रेवल बोथ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज के ज़माने के लिए जो एडवर्टीजमेंट है और ट्रैवल है बहुत ज़रूरी है। एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है, अवेयरनेस फैलाता है, बिजनेस इन्फॉर्म्स सोसाइटी, बट इट शुड बी ट्रूथफुल एंड बैलेंस्ड। अगर एडवर्टीजमेंट हमारा ट्रूथफुल है और बैलेंस है तभी वो किसी काम का है। ट्रैवल भी मीनिंगफुल पार्ट है एजुकेशन का, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज हो रही है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। बोथ हैव ग्रेट बेनिफिट्स, दोनों के पास अच्छे बेनिफिट्स है। व्हेन यूज वाइजली, जब उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। टुडेज वर्ल्ड दे आर नॉट यूजफुल बट ऑल्सो नेसेसरी लर्निंग ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। लर्निंग और प्रोग्रेस के लिए भी ज़रूरी ही है। हैंस एडवर्टीजमेंट एंड ट्रैवल कंट्रीब्यूट्स टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एजुकेशन एंड अवेयर इंडिविजुअल्स। तो दोनों ही चीज़ें अपने अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है एजुकेशन को और अवेयरनेस को शेप देने में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टर्न्स लिखने हैं टू फ्रेंड्स के बीच में, जो कि अभी अभी एग्जामिनेशन हॉल्स में आया है। और 10 टर्न्स लिखने हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जो कि इसमें कि एक स्टूडेंट अपने टीचर से पूछ रहे कि सर हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इंट्रो देखते हैं सबसे पहले। तो रिया बोलती है, हेलो, फाइनली एग्ज़ाम ओवर हो गया है, बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, बट अब मेरे को काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। तो आगे से रिप्लाई आता है मंथ सर का, हेलो, इट्स फील्स रियली गुड आफ्टर फिनिशिंग द पेपर। बहुत अच्छा लग रहा है पेपर ख़त्म करने के बाद। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट बिफोर एग्ज़ाम स्टार्टेड, मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बहुत सारे बच्चे अटेंडेंस डे थे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। और तुम्हारा पेपर कैसा गया? रिया बोलते हैं, एट फर्स्ट आई वॉज वरिड बिकॉज आई थॉट द क्वेश्चन माइट बी डिफिकल्ट, बट आफ्टर रीडिंग द पेपर केयरफुली आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट। ओवरऑल में एग्जाम वेंट वेल। तो रिया बोलती है, पहले तो मैं बहुत रुकी थी क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा, बट जब मैंने पेपर को रीड किया केयरफुली तो मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी और मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। फिर आगे से रिप्लाई आता है, डेट इज़ वेरी नाइस टू हियर। अच्छा लगा सुन के। कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के दौरान जो है कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इट वॉज स्टे क्लाम एंड वी थिंक क्लियरली। अगर हम लोग शांत रहेंगे, काम रहेंगे, तो हम लोग अच्छे से सोच पाएंगे। वी कैन राइट बेटर आंसर, हम लोग आंसर भी बेटर लिख पाएंगे। फिर रिया बोलती है, डेट इज ट्रू, ये सच है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में आई बिकेम कंफ्यूज वेल रीडिंग द क्वेश्चन। मैं कंफ्यूज हो गई थी जब मैं रीडिंग कर रही थी वन क्वेश्चन को, बट आई रिलैक्स एंड ट्राई टू रिमेंबर व्हाट आई हैड स्टडीड। फिर मैंने रिलैक्स होकर याद करना शुरू किया कि मैंने क्या पढ़ा था। फिर आगे से रिप्लाई आता है मंच का, दैट वॉज द राइट वे, यही सही तरीका है। ड्यूरिंग द एग्जाम वी शुड नेवर पैनिक, वी शुड ट्रस्ट अवर प्रिपरेशन एंड मैनेज अवर टाइम केयरफुली, यही सही तरीका है। एग्जाम के टाइम में कभी पैनिक नहीं होना चाहिए, हमको अपने ऊपर और अपने प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए टाइम को केयरफुली। रिया, यस, आई डिवाइड माई टाइम एंड कंप्लीट ऑल द आंसर्स। मैंने अपना टाइम को डिवाइड किया था और आंसर्स को कंप्लीट करे। आई फेल्ट सेटिस्फाइड एंड राइटिंग द लास्ट आंसर। जब मैंने लास्ट आंसर लिखा तो मुझे सेटिस्फाइड फील हुआ, बट आई स्टिल थिंक आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। पर मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि मुझे अपने इंग्लिश को स्टिल इम्प्रूव करना चाहिए। आगे से रिप्लाई आता है, इम्प्रूविंग इंग्लिश इज पॉसिबल विद रेगुलर प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। इंग्लिश को इम्प्रूव करना बहुत अच्छे से पॉसिबल है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। आपको शांति से धैर्य बनाकर इसको सीखना होगा। आई अंडरस्टैंड ग्रामर एंड आई कैन राइट आंसर्स। रिया कहती है कि मैं ग्रामर को अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, आंसर भी लिख लेती हूँ, बट वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश आई बिकम नर्वस। जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो मैं थोड़ा सा नर्वस फील करती हूँ। आई फील शाई एंड सम टाइम फॉरगेट वर्ड्स। और मैं जो बोलती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा शाई फील होता है और मैं कभी कभी वर्ड्स को भी बोलना भूल जाती हूँ। तो रिप्लाई आता है मंसर का, दैट हैपन्स
विद मैनी स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि स्पीकिंग लैंग्वेज फ्लुएंटली टेक्स टाइम। फ्लुएंटली इंग्लिश को बोलना आसान नहीं है, टाइम लेता है। द बेस्ट थिंग इज टू स्पीक विदाउट फियर एंड एक्सपेक्ट स्मॉल मिस्टेक्स। कि बेस्ट चीज़ इंग्लिश बोलने के लिए यही है कि आपको फियर के साथ इंग्लिश नहीं बोलनी है और स्मॉल मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है। Then Ria said, sometimes I feel embarrassed when I make mistake in pronunciation or grammar. मेरे को embarrassed feel होता है जब मैं कोई mistake करती हूँ pronunciation में और grammar में। तब reply आता है अमन का, सर का, कि यू शुड नॉट फील एम्बेरस्ड फील नहीं करना है। मिस्टेक आर द पार्ट ऑफ लर्निंग, मिस्टेक लर्निंग का ही पार्ट है। एवरी लर्नर इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप, इवन गुड स्पीकर्स लर्न थ्रू प्रैक्टिस। मिस्टेक भी एक पार्ट है, इवन जो गुड लर्नर्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप ही आप सीखोगे, पर जो गुड लर्नर्स होते हैं वो भी प्रैक्टिस से ही सीखते हैं ग्रामर। रिया, देन हाउ कैन आई स्टार्ट स्पीकिंग मोर कॉन्फिडेंटली? मैं इंग्लिश को कैसे स्पीक करना स्टार्ट करूँ कॉन्फिडेंटली? देन रिप्लाई केम, start with simple daily conversation. For example, greet people in English, ask simple question and answer in short sentences. आपको short sentences में answers देने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस को तो सिंपल वे में पूछने की कोशिश करनी है। लोगों को अगर आपसे कोई मीट करने आ रहा है तो उनको ग्रीट भी आपको इंग्लिश सेंटेंसेस में ही करना है। आगे देखते हैं। दैट साउंड ईजी, ईजी लग रहा है सुनने में। आई थिंक आई कैन बीइंग विद दैट, जिसके साथ जारी रखना चाहिए। यू शुड ऑल्सो रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, शॉर्ट स्टोरीज, टेक्स्ट बुक रेगुलरली। रीडिंग इम्प्रूव्स वोकैबुलरी एंड हेल्प्स यू अंडरस्टैंड सेंटेंस फॉर्मेशन। आपको क्या करना चाहिए? डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स अपनी डेली पढ़नी चाहिए। रीडिंग जो है वो इम्प्रूव करता है हमारी वोकैबुलरी को, हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में और सेंटेंस फॉर्मेशन में। आगे देखते हैं। येस आई एन्जॉय रीडिंग स्टोरीज, मैं स्टोरीज पढ़ने को एंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आई नोटिस दैट आई लर्न मैनी न्यू वर्ड्स वाइल रीडिंग, मैंने रीडिंग करने से ही काफ़ी सारे नए वर्ड्स को सीखा है। देन रिप्लाई केम, अमन दैट इज़ वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल है। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन न्यू वर्ड्स इन अ नोटबुक, आप अपने नोटबुक में नए वर्ड्स को भी लिख सकते हो। एंड रिवाइज देम एवरी डे, और आपको इन वर्ड्स को डेली टू डेली रिवाइज करना है। रिया, आई लाइक दैट आइडिया, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। राइटिंग वर्ड्स एंड मीनिंग्स विल हेल्प मी रिमेंबर देम बेटर, अगर मैं नए वर्ड्स को डेली लिखूंगी तो मेरे को ये याद रखने में ज़्यादा बेटर रहेगा। Then Aman sir, exactly. Listening is also important. Watch English news, interviews or simple videos and listen carefully to pronunciation. Uh, uh, अच्छे से सुनना भी एक ज़रूरी है। इंग्लिश को देखो, इंग्लिश में न्यूज़ देखो, इंटरव्यूज़ देखो, सिंपल वीडियोस देखो इंग्लिश की, और उसको ध्यान से सुनो वीडियो को भी, और वीडियो में जो वर्ड्स बोले हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान से सुनो। Then Riya said, I sometimes watch English videos online. Repeating the sentences helps me understand pronunciation better. मैं कई बार इंग्लिश वीडियोस भी देखती हूँ, सेंटेंस को रिपीट में करती हूँ, जो कि मुझे ये हेल्प करता है प्रोनाउंसिएशन को बेटर करने में। समन सर ने बोला, वेरी गुड, रिपीटिंग अलाउड इम्प्रूव्स बोथ स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस। तो अगर हम लोग किसी सेंटेंस को रिपीट करके बोल रहे तो वो हम लोगों की स्पीकिंग को भी और कॉन्फिडेंस को, दोनों को इम्प्रूव करता है। देन रिया सेड, also I feel that writing exams helps improve language because we think carefully before writing. तो रिया कहती है कि मुझे ऐसा भी फील होता है कि राइटिंग एग्जाम्स भी हम लोगों को लैंग्वेज इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करती है लिखने से पहले। Then Aman said, yes, exams improve writing skills and daily conversation. Improving speaking skills both are equally important. अमन बोलता है कि हाँ, एग्ज़ाम्स क्या करते हैं, हमारे जो राइटिंग स्किल्स होते हैं और जो डेली कन्वर्जेशन होते हैं उनको इम्प्रूव करता है हमारी स्पीकिंग स्किल्स के लिए। दे बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों चीज़ हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
टुडेज एग्जाम टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन एंड द कॉन्फिडेंस। तो आज के एग्जाम ने मुझे बताया कि हमारे प्रिपरेशन की इम्पोर्टेंस और कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंस। देन अमर सेड एंड लर्निंग इंग्लिश टीच पेशेंस एंड रेगुलर प्रैक्टिसेस। तो मैंने क्या बताया, इंग्लिश को सीखना, इंग्लिश हमको क्या सिखाती है, पेशेंस और रेगुलर प्रैक्टिस। आई फील मोटिवेटेड आफ्टर टॉकिंग विद यू। मेरे को आपसे बात करके काफ़ी मोटिवेशन फील हुआ। नाउ आई थिंक आई कैन इम्प्रूव ग्रेजुअली। मैं ग्रेजुअली इम्प्रूव कर लूँगी। देन सर सेड ऑफ कोर्स यू ओनली नीड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही चाहिए, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस चाहिए। स्पीक एवरी डे इवन फॉर 10 और 15 मिनट्स यू हैव। चाहे तो आप 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए स्पीक करो, बट डेली स्पीक करो। वो आपको डिसिप्लिन रहेगा और वो आपको कॉन्फिडेंस में लेके आएगा। आई विल डेफिनेटली डू डैट। मैं ये जरूर करूँगी। आई कैन प्रैक्टिस विद माई क्लासमेट्स एंड ऑल्सो एट होम। मैं अपने क्लासमेट के साथ भी प्रैक्टिस करूँगी और अपने दोस्तों के साथ घर पे भी प्रैक्टिस करूँगी। देन दैट विल हेल्प अ लॉट। ये बहुत हेल्प करेगा आपको। रेगुलर स्पीकिंग है, केयरफुली क्रिएट फ्लुएंसी नेचुरली, और यही आपकी जो फ्लुएंसी है वो नेचुरली आएगी। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू। योर एडवाइस मेक मी फील पॉजिटिव। आपकी जो आपने मुझे एडवाइस दिया है वो मुझे पॉजिटिव फील करा रही है। देन सर सेड यू आर वेलकम। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखना, कॉन्फिडेंस ग्रोज विथ प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, बढ़ता है प्रैक्टिस से। डू नॉट फियर मिस्टेक। मिस्टेक से मत डरो। कंटिन्यू लर्निंग एवरी डे। डेली टू डेली इंग्लिश बोलो। Then Ria said, yes, I am understand now that now today's exam went well and this conversation also gave me confidence. मैं समझ गई हूँ, आज का एग्ज़ाम भी अच्छा गया और कन्वर्सेशन में भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया। दैट इज़ वंडरफुल। कीप स्टडिंग सिंसियरली एंड स्पीक इंग्लिश डेली। ये अच्छी बात है। आप करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और इंग्लिश स्पीकिंग डेली करते रहो। आई विल डू माई बेस्ट। रिया बोलती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। थैंक यू फॉर अगेन फॉर योर सपोर्ट एंड encouragement। encouragement करने के लिए, encourage करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। देन सर और अमन से गुड लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। फ्यूचर एग्जाम के लिए गुड लक एंड फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी के लिए भी आपको गुड लक। देन रिया, थैंक यू, सी यू सून। देन राइट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ योर हाउसिंग सोसाइटी। अपनी हाउसिंग सोसाइटी के प्रेजिडेंट को लेटर लिखना है। कंप्लेंट करनी है अबाउट लैक ऑफ पार्किंग स्पेस, कि जो पार्किंग का स्पेस है वो वहाँ पे बहुत कम है। एंड योर सोसाइटी के अंदर, मतलब आपकी सोसाइटी के अंदर पार्किंग का स्पेस बहुत कम है। एंड द प्रॉब्लम फेस बाय रेजिडेंट्स, कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स लोग हैं, वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो 300 to 400 वर्ड्स में ये लिखना है। नेक्स्ट जो है सेम पार्ट, राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिस complaining about the irregular garbage collection in your locality, resulting in the health hazards and foul smell। लेटर लिखना है हेल्थ ऑफिसर को कंप्लेंट करते हुए कि इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन, कि जो हम लोगों के यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आते हैं वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर हैं। तो हमारी लोकेलिटी के अंदर जिसके रिजल्ट आ रहा है कि हेल्थ हजार्ड्स हो रही है, स्मेल बहुत ज़्यादा फैल रही है। एंड आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में टू द प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो ये देखिए फॉर्मेट। थिंक यू आर एबल टू फर्स्ट थ्री लाइन्स के अंदर हम लोगों ने वहाँ का एड्रेस डाला है जहाँ पे हम लोगों को ये लेटर भेजना है। देन हम लोगों को 1 लाइन का गैप डालना है। देन सब्जेक्ट, देन अगेन 1 लाइन गैप, देन हम लोगों को रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम डालना है। देन हम लोगों को लाइन गैप छोड़ना है। देन हम लोगों को बॉडी स्टार्ट करनी है। उसके बाद हर पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़नी है। उसके बाद लास्ट में थैंकिंग यू, उससे पहले लाइन छोड़नी है, फिर थैंकिंग यू के बाद फिर लाइन छोड़नी है। योर फेथफुली करके ये सब आप लोगों को लिख देना है, तब आपका ये लेटर फिनिश होगा। आगे चलते हैं।
हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार देख लीजिए। टू द प्रेसिडेंट ग्रीन वैली हाउस सोसाइटी, अगर नाम दिया है सोसाइटी का तो आपको वो डालना है, अगर नाम नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से कोई भी दे सकते हैं। एड्रेस ये कंप्लीट करके एग्जिट्स लगा सकते हो। सब्जेक्ट डालना है कंप्लेनिंग रिगार्डिंग लैक ऑफ पार्किंग स्पेस इन द सोसाइटी एंड इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय रेजिडेंट्स। ओके, मतलब रेजिडेंट्स को परेशानी हो रही है, पार्किंग स्पेस बहुत कम है। आगे देखते हैं। रिस्पेक्टेड सर मैडम, I am writing this letter to bring your notice the serious problem of lack of parking space in housing society. This issue has become a major concern for many residents and it's creating inconvenience in our daily life. मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ एक सीरियस प्रॉब्लम की तरफ, जो कि पार्किंग स्पेस है हमारे हाउसिंग सोसाइटी में। ये इशू एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है बहुत सारे रेजिडेंट्स के लिए, और बहुत मतलब इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है डेली लाइफ के अंदर ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स से। द नंबर ऑफ व्हीकल इन द सोसाइटी हैज़ इंक्रीज्ड, सोसाइटी के अंदर व्हीकल्स काफ़ी बढ़ चुकी है। आगे, बट द अवेलेबल पार्किंग स्पेस हैज़ रिमेन्ड द सेम, बट जो पार्किंग का स्पेस है उतना ही है, बिकॉज ऑफ द रेजिडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन द फाइंडिंग प्रॉपर पार्किंग प्लेस फॉर देयर व्हीकल। तो जगह कम है उन्हें उतनी ही है और व्हीकल्स बढ़ती जा रही है, तो रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपनी कोई भी जो अपना व्हीकल है वो पार्क नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। Every evening, the parking are become overcrowded, and many residents are forced to park their vehicles to on the internal roads. काफ़ी सारे रेजिडेंट्स को फोर्सली जो रोड्स हैं उसके ऊपर व्हीकल पार्क करनी पड़ती है सोसाइटी के पास वाले गेट के पास। दिस क्रिएट्स ट्रैफिक इनसाइड द सोसाइटी एंड ब्लॉक्स द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। ये काफ़ी ट्रैफिक भी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और ब्लॉक मूवमेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पे व्हीकल्स के। एट टाइम इमरजेंसी व्हीकल्स और डिलीवरी व्हीकल्स ऑल्सो फेस डिफिकल्टी एंटरिंग द प्रेमिसेस। अंदर आते हुए कई बार इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि एम्बुलेंस और पुलिस जीप जो होती है वो भी अंदर आने में प्रॉब्लम करती है। डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं वो भी अंदर आने में दिक्कत करते हैं। मैनी रेजिडेंट्स हैव argued with each other because parking space are limited and not properly managed। जो हमारे रेजिडेंट्स है सोसाइटी के वो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं एक दूसरे से, क्योंकि पार्किंग स्पेस कम है और लिमिटेड है, तो वो अपने आपस में मैनेज नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर पार्किंग इज ऑल्सो कॉजिंग सेफ्टी इश्यूज। इम्प्रॉपर पार्किंग जो है वो सेफ्टी इश्यूज भी क्रिएट करती हैं। चिल्ड्रन खेल रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर, रिस्क रहता है क्योंकि व्हीकल्स पार्क रैंडमली पार्क होते हैं ओपन एरिया में, नियर बाय पाथवेज के आसपास पार्क होते हैं। सीनियर सिटीजन्स भी काफ़ी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स वाइल वॉकिंग। चलते हुए दिक्कत हो रही है। रोड्स आर पार्टिशली ब्लॉक्ड है, लोग रोड व्हीकल्स खड़े होने की वजह से। इन द एडिशन सम व्हीकल्स आर गेटिंग स्क्रैच्ड। कई बार एक व्हीकल निकालते हुए दूसरी व्हीकल के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, डैमेज हो जाता है ड्यू टू द कंजेशन, भीड़ भाड़ होने की वजह से, विच क्रिएट स्ट्रेस एंड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द रेजिडेंट्स, जो कि लड़ाई झगड़े क्रिएट करते हैं हमारे रेजिडेंट्स के बीच के लोगों में। आई वुड रिक्वेस्ट सोसाइटी मैनेजमेंट टू लुक दिस इनटू द मैटर सीरियसली। प्लीज़ इस मैटर को सीरियसली लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रॉपर पार्किंग सिस्टम बनाइए विथ फिक्स्ड पार्किंग स्लॉट्स बनाइए, फिक्स्ड पार्किंग स्लॉट्स बनाइए। विजिटर पार्किंग शुड ऑल्सो बी अरेंज सेपरेटली। विजिटर की जो पार्किंग है वो अलग सेपरेट बनाए इफ़ पॉसिबल। अनयूज्ड ओपन स्पेस में बी कन्वर्टेड इनटू एडिशनली पार्किंग स्पेस। जो अनयूज्ड ओपन स्पेस है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग पार्किंग स्पेस बनाने के लिए। क्लियर पार्किंग रूल्स एंड नोटिस कैन हेल्प मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड अवॉइड द कंफ्यूजन। अगर क्लियर पार्किंग रूल्स अगर वहाँ पे लगे होंगे, लिखे होंगे, तो ये एक हम लोगों के सोसाइटी में मेंटेन करेगी डिसिप्लिन को और कंफ्यूजन को अवॉइड करेगी। आई सिंसियरली होप
that you will take immediately action and solve this issue at earliest. मैं ऐसी आपसे आशा रखता हूँ कि आप इमिडिएटली इसको सॉल्व करेंगे. प्रॉपर पार्किंग मैनेजमेंट है, आपको इस रिड्यूस कर इनकन्वीनियंस को कम करेंगे. एक क्रिएट अ सेफर एंड मोर पीसफुल एनवायरनमेंट आप लोग इसके लिए बनाएंगे रेजिडेंट्स के लिए सभी. आई शेल बी ग्रेटफुल फॉर योर अटेंशन एंड प्रमोट एक्शन. मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा अगर आप इसके लिए कोई एक्शन लेंगे तो. लास्ट में थैंकिंग यू योर फेथफुली कंसर्न रेजिस्टेंट ग्रीन वैली हाउसिंग सोसाइटी, ये मेंशन कर देना है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. राइट अ लेटर टू द कमीशन ऑन द नेसेसरी ऑफ पब्लिक पार्क्स इन क्राउडेड सिटी लाइक दिल्ली. 300 to 400 वर्ड्स. म्यूनिसिपल कमिश्नर को हम लोगों को लेटर लिखना है कि जो पब्लिक पार्क है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है. 300 to 400 वर्ड्स में. वहीं पे सेम क्वेश्चन एक बार ऐसा भी आ सकता है जो हमने ऐड किया है. राइट अ लेटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को मैसेज लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट इरेगुलर बस सर्विसेज इन द यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया एंड हाउ इट इफेक्ट स्टूडेंट्स. कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को लिखना है, कहना है कि कैसे इरेगुलर बसेस सर्विसेज हो रही है यूनिवर्सिटी कैंपस के एरिया में, टाइम से नहीं आ रही है, तो ये कैसे स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर रहा है. देखते हैं फॉर्मेट देखो. टू द म्युनिसिपल कमिश्नर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन एड्रेस, डेट, आफ्टर देन लाइन छोड़नी है. सब्जेक्ट कंप्लेनिंग रिगार्डिंग अर्जेंट नीड ऑफ बेटर पब्लिक फैसिलिटीज इन द सिटी और यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया. क्या इससे लिखना है कि अर्जेंट नीड है किसकी, बेटर पब्लिक फैसिलिटीज की सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया में. देन रिस्पेक्टेड सर. आगे चलते हैं. I am writing this letter to draw your kindly attention towards important public issues affecting a large number of residents and students in Delhi. मैं ये लेटर लिख रहा हूँ आपका ध्यान दिलाने के लिए पब्लिक इश्यूज की तरफ और लार्ज नंबर्स ऑफ रेजिडेंट्स वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए और दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए. दिल्ली is a highly crowded city and due to increased population and traffic people are facing many difficulties in their lives. दिल्ली बहुत क्राउडेड सिटी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ट्रैफिक भी बढ़ रहा है. पीपल्स फेस कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ को आने जाने में. पीपल्स फैसिलिटीज़ लाइक पार्क्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. पीपल के लिए, जो पब्लिक के लिए हम लोगों ने जो फैसिलिटीज़ लगा रखी है, पार्क है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब बहुत ज़रूरी है हेल्दी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के लिए. However, in many areas, these facilities are either not properly available or not managed efficiently. जबकि कई एरियाओं में दिल्ली के ये फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल लोगों को नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ दिस कॉमन सिटीजन्स. कुछ कॉमन सिटीजन्स हैं और स्टूडेंट्स आर फेसिंग इनकन्वीनियंस एवरीडे. जो स्टूडेंट्स हैं इनकन्वीनियंस प्रॉब्लम को डेली टू डेली फेस कर रहे हैं. आगे देखिए. दिल्ली इज़ बिकमिंग मोर क्राउडेड इवन एवरी पासिंग ईयर. जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है दिल्ली जो है बहुत क्राउडेड सिटी बनती जा रही है ड्यू टू लिमिटेड ओपन स्पेस. बहुत कम लिमिटेड ओपन स्पेस होने के कारण पीपल नॉट गेटिंग अ पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर वॉकिंग. लोगों को चलने के लिए भी पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है. एक्सरसाइजिंग और स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली. ना एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पे कोई पीसफुल स्पेस है, एनवायरनमेंट है, ना टाइम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए क्वालिटी ऑफ टाइम है. पब्लिक पार्क आर वेरी नेसेसरी बिकॉज दे प्रोवाइड फ्रेश एयर. पब्लिक पार्क बहुत ज़रूरी होते हैं, वहाँ पे लोगों को फ्रेश एयर मिलती है. जनरली एंड प्लेसेस फॉर रिलैक्सेशन. They also help children by giving the safe place to play and help elderly people maintain their health through walking and exercise. बच्चों के लिए भी काफ़ी सेफ एरिया होता है वो खेलने के लिए, कूदने के लिए. बड़ों के लिए भी काफ़ी सेफ एरिया होता है वो वॉकिंग कर लेने के लिए भी. पर लैक ऑफ प्रॉपर पार्क्स की कमी होने के कारण, पॉल्यूशन बढ़ने के कारण और पॉल्यूशन ये जो है ये जो चीज़ें हैं वो रिड्यूस कर रही है लाइफ
क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस कर रही है ये सारी चीज़ें. At the same time, students in university campus are also facing serious problem because of irregular bus service. यहीं पर ही यूनिवर्सिटीज के कैंपस एरिया के अंदर बच्चों को दिक्कत हो रही है क्योंकि बसेस टाइम पे नहीं आ पा रही है. ऑफन अराइविंग लेट आने के कारण, टाइम फॉलो ना करने के कारण स्टूडेंट क्लास में लेट पहुंचते हैं, क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, जो कि अननेसेसरी स्ट्रेस को क्रिएट करता है. मैनी स्टूडेंट्स हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम. बहुत सारे बच्चों को बहुत बहुत देर तक वेट करना पड़ता है बस स्टॉप्स पे, स्पेशली समर के टाइम में और बारिश के टाइम में, जो कि अफेक्ट करता है बच्चों की अटेंडेंस को, स्टडीज को, सेफ्टी को, स्पेशली फॉर दोज हु ट्रैवल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि दूर दूर से आए हैं. आगे, बोथ दिस इशू नीड्स इमीडिएट अटेंशन. इन दोनों चीज़ों को बहुत जल्द ही अभी अटेंशन की ज़रूरत है. मोर पब्लिक पार्क्स शुड बी डेवलप्ड एंड मेंटेन प्रॉपर्ली एंड रेगुलर बस सर्विसेज विद प्रॉपर शेड्यूल्स एंड बी ensured इन कैंपस एरियाज. These steps will greatly improve daily life and provides relief citizen and students. पब्लिक पार्क्स को डेवलप करने के लिए प्रॉपरली और बसेस सर्विसेज को प्रॉपरली वापस चलाने के लिए कोई ना कोई स्टेप लेना ज़रूरी है ताकि जो हमारी डेली लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सके, प्रोवाइड अच्छे से लाइफ स्टाइल उनको प्रोवाइड हो सके स्टूडेंट्स को, सिटीज़न को. सो लास्ट में आई रिक्वेस्ट यू काइंडली लुक इन द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन एट अर्लीस्ट. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस मैटर में जल्दी से जल्दी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. इसके लिए कोई ज़रूर जल्दी से एक्शन लीजिए. योर इमीडिएट एक्शन विल हेल्प इम्प्रूव पब्लिक वेलफेयर एंड क्रिएट हेल्दियर एंड more comfortable environment for everyone. I hope the concerned department will take positive steps soon. तो क्या बोला है इसके अंदर कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसके अंदर जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे. इमीडिएटली जो एक्शन लेंगे वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हेल्दी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा. मैं आशा करता हूँ कि आप इस कंसर्न को पॉजिटिव वे में लेके इसका कुछ जल्दी से जल्दी समाधान ढूंढने के लिए कदम उठाएंगे. और फेथफुली ABC रेजिडेंट स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी. रेजिडेंट से लिख रहे सिटीजन्स के लिए, दिल्ली वालों के लिए तो ये लिख सकते हैं, और अगर बसेस के लिए लिख रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप डाल सकते हैं. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. 6th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, give a detailed introduction of central protagonist of a book that you have recently read. कि आपने अभी जो रिसेंटली बुक रीड करी है उसके सेंट्रल प्रोटैगोनिस्ट का इंट्रोडक्शन दो. सेंट्रल प्रोटैगोनिस्ट मतलब कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है 400 to 600 वर्ड्स में. और इसी का सेकेंड पार्ट है हमारा जो बोला गया है, राइट अ ब्लॉग ऑन हेल्थ एंड फिटनेस. 400 to 600 वर्ड्स में हम लोगों को 400 to 600 वर्ड्स में हम लोगों को हेल्थ और फिटनेस के बारे में लिखना है. इंट्रोडक्शन देखते हैं. Books and health are both are very important parts of our life. Book increase knowledge and improves our thinking and teach us valuable lesson. Book और health दोनों हमारे लाइफ पार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. बुक्स हमको सिखाती है, नॉलेज बढ़ाती है, हमारी थिंकिंग इम्प्रूव करती है, हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाती है. पर हेल्थ हमें क्या देती है? हेल्थ हमें देती है स्ट्रेंथ, एनर्जी, complete our daily works, happily, both connected because good books inspire us mentally good and health keeps us physically active. जब हम लोग हेल्दी होंगे तो हम लोग बुक्स पढ़ पाएंगे, और जब हम लोग बुक्स पढ़ पाएंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, तो हमारा माइंड भी एक्टिव रहेगा. तो दोनों एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड है. तो रिसेंटली मैंने अभी एक बुक रीड करी है, इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर, रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम. तो एक बुक मैंने रीड करी है, उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, जो कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है. द सेंट्रल
protagonist of this book is डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिमसेल्फ। तो जो सेंट्रल प्रोटैगोनिस्ट इस स्टोरी का है वो खुद एपीजे अब्दुल कलाम है। ही इज शोइंग एज हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन एंड हम्बल पर्सन हुज लाइफ मोटिवेट्स एवरी रीडर। तो उन्होंने एक हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन हम्बल पर्सन को दर्शाया है जिसको देख कर के एवरी रीडर मोटिवेट होगा। कलाम्स लाइफ टीच अस सक्सेस इज पॉसिबल थ्रू डिटर्मिनेशन। कलाम्स की लाइफ हमें क्या सिखाती है डॉक्टर कलाम्स की कि सक्सेस इज पॉसिबल थ्रू डिटर्मिनेशन। हमारी जो सक्सेस है वो किसके थ्रू पॉसिबल है, डिटर्मिनेशन के थ्रू पॉसिबल है। पेशेंस कैन कंटिन्यूस एफर्ट्स इवन आफ्टर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज। पेशेंट पेशेंस जो है वो और जो कंटिन्यूस है एफर्ट्स है, लगातार एफर्ट्स लगाना, पेशेंस रखना और फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज। ही नेवर गिव अप and small state focus on his dreams. His life also gave important lessons about discipline and healthy livings. In the same way, health and fitness are necessary for every person. मतलब हमेशा इवन डिफ़िकल्टीज फेस करने के बाद भी कभी गिव अप ना करना, फोकस रहना अपने ड्रीम्स को लेके। उनकी लाइफ उनको इम्पोर्टेंट मैसेज देती है डिसिप्लिन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए। सेम वे हेल्थ एंड फिटनेस इज नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन। हर पर्सन के लिए हेल्थ और फिटनेस बहुत ज़रूरी है। बिना गुड हेल्थ के एक पर्सन कभी भी अच्छे से काम नहीं कर सकता, ना लाइफ को एंजॉय कर सकता। इन टुडेज बिजी लाइफ पीपल ऑफन इग्नोर देयर हेल्थ। आज की बिजी लाइफ के अंदर पीपल अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जो कि वीकनेस का, स्ट्रेस का और डिजीज का कारण बनती है। देयरफॉर फिटनेस एंड हेल्दी हैबिट्स आर नेसेसरी फॉर अ पीसफुल सक्सेसफुल लाइफ। और यही फिटनेस और हेल्दी हैबिट्स ही हमारी पीसफुल सक्सेसफुल लाइफ के लिए लाइफ का एक कारण है। अंशु तेरी आवाज आ रही है, थोड़ा धीरे। अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इन स्मॉल टाउन कोल्ड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ बोर्न हुए हैं, तमिलनाडु के एक स्मॉल टाउन के अंदर जिसका नाम है रामेश्वरम। ही बिलोंग टू अ सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका चाइल्डहुड पूरा स्ट्रगल से गया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही है, वर पार्ट ऑफ हिज अर्ली लाइफ। स्टार्टिंग की जो उनकी लाइफ थी एपीजे अब्दुल कलाम की, उनकी उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी पहला पार्ट था। बट उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करी। उन्होंने काम किया, यंग एज से सीरियसली काम किया और अपनी एजुकेशन को भी सीरियस लिया। आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने न्यूज़पेपर स्टोर करे, न्यूज़पेपर बेचे और अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज किया उसी टाइम पे। मतलब वो पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे, दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करा उन्होंने। उनकी इस स्ट्रॉन्ग विल पावर से और उनके अच्छे डेडिकेशन ने उनको हेल्प किया आगे बढ़ने में। एज ही ग्रू ओल्डर, तब थोड़े बड़े हुए तो साइंटिस्ट बने। लेटर कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू इंडिया स्पेस एंड मिसाइल प्रोग्राम्स। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया इंडिया के स्पेस के उसमें मिसाइल प्रोग्राम्स में। बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स ही बिकेम एंड नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और उनके इस अचीवमेंट से वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। The most inspiring quality of Dr. Kalam was his simple nature. Even after becoming successful, he remained humble and kind. He respected everyone and always encouraged students to dream big. इतने इंस्पायरिंग क्वालिटी ऑफ थे कि वो इतने सिंपल रहे, इतने बड़े होने के बाद भी, इवन इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी वो इतने हम्बल रहे, इतने काइंड रहे और हर किसी की उन्होंने रिस्पेक्ट करी, हर किसी को उन्होंने एंकरेज किया, उन स्टूडेंट्स को एंकरेज किया जिनके बड़े बड़े ड्रीम्स थे। ही बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन आर द सक्सेस की टू सक्सेस। बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने डिसिप्लिन से और वही एक सक्सेस की थी। उन्होंने फॉलो किया प्रॉपर रूटीन को, उन्होंने वैल्यू दी टाइम को, एक्टिव रहे अपने वर्क के साथ। दीज हैबिट्स मेड हिम मेंटली शार्प। और इन्हीं आदतों ने उनको मेंटली शार्प रखा।
फिजिकली एनर्जेटिक भी रखा। His character teaches that success is not only about talent but also about the regular efforts and discipline. तो इन्होंने हमको सिखाया कि जो सक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा टैलेंट पे ही नहीं बल्कि हमारे लगातार एफर्ट्स करने का और हमारे डिसिप्लिन रूल लाइफ का भी एक पार्ट बन जाता है। सक्सेस सिर्फ हमको टैलेंट से नहीं मिलती, रेगुलर एफर्ट्स डालने से, डिसिप्लिन लाइफ से भी हमको सक्सेस मिलती है। आगे देखो, हेल्थ एंड फिटनेस आर ऑल्सो बेस्ड ऑन डिसिप्लिन। हेल्थ भी और फिटनेस भी दोनों किस पर बेस करते हैं? डिसिप्लिन पे। एक हेल्दी पर्सन कैन स्टडी बेटर, एक हेल्दी पर्सन जो होगा वो अच्छे से पढ़ पाएगा, वर्क कर पाएगा मोर एनर्जी के साथ एंड स्टे पॉजिटिव रह पाएगा। फिटनेस डज नॉट ओनली मीन डूइंग हैवी एक्सरसाइज। फिटनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ हैवी एक्सरसाइज करो तो आप फिट हो। ये इंक्लूड करता है एक्टिविटीज़ को भी, जैसे कि मॉर्निंग वॉक्स, योगा, स्ट्रेचिंग, कीपिंग बॉडी एंड एक्टिव। यानी कि जो इंसान हर जगह एक्टिव है वही फिट है। हेल्दी ईटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिटनेस। अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना भी एक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Balanced diet with fruits and vegetable milk and homemade food keeps the body strong. Balanced diet खाना, फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, मिल्क और होममेड फूड को खाना हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्ट फ्रॉम इलनेस। मतलब हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और प्रोटेक्ट करता है इलनेस से, बीमारियों से। ड्रिंकिंग इनफ वाटर एंड टेकिंग प्रॉपर रेस्ट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर पानी पीना, प्रॉपर रेस्ट करना, प्रॉपर अपनी माइंड को रेस्ट देना, बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छी हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिटनेस। मेंटल हेल्थ भी फिटनेस का ही पार्ट है। टुडे मैनी स्टूडेंट्स वर्किंग पीपल फील स्ट्रेस बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड बिजी शेड्यूल, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड स्पेंडिंग्स। आज के टाइम में स्टूडेंट्स जो है इतना पढ़ाई का प्रेशर लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, बिजी शेड्यूल हो गया है, तो मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड स्पेंडिंग सम पीसफुल टाइम कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव। तो मेडिटेशन करना, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे को एक पीसफुल टाइम जो है हम लोगों का स्ट्रेस को कम करता है, कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है। अ हेल्दी माइंड हेल्प अस मेक बेटर डिसीजन एंड स्टे हैप्पी। हेल्दी माइंड जो होगा हमेशा बेटर डिसीजन लेगा और हमेशा खुश रहेगा। फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल पीस टुगेदर फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल पीस टुगेदर मेक लाइफ बैलेंस्ड एंड मीनिंगफुल। फिजिकल फिटनेस और मेंटल पीस दोनों जब एक साथ मिल जाती है तो लाइफ को बैलेंस और मीनिंगफुल बना देती है। स्टूडेंट्स स्पेशली नीड health and fitness because they have many responsibilities. Students specially need health, students को specially ज़रूरत है हेल्थ की, फिटनेस की, बिकॉज उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिट रहना, स्टूडेंट कैन फिट स्टूडेंट कैन फोकस बेटर इन स्टडीज़ में फोकस रखेगा, फील मोर कॉन्फिडेंट फील करेगा एग्जाम के। लैक ऑफ स्लीप, अनहेल्दी फूड्स एंड नो एक्सरसाइज कैन क्रिएट वीकनेस एंड पुअर। तो नींद पूरी ना होना, अनहेल्दी फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, तो ये क्या करता है, ये वीकनेस को और पुअर कंसंट्रेशन को बढ़ावा देता है। डॉक्टर कलाम्स लाइफ गिव्स द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू डिसिप्लिन एंड हेल्थ हैबिट सपोर्ट सक्सेस। इस जर्नी प्रूव दैट विद अ स्ट्रॉन्ग माइंड, एक्टिव बॉडी, पर्सन कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। तो डॉक्टर कलाम के जो लाइफ है उसका परफेक्ट एग्जांपल होता है कि कैसे डिसिप्लिन और हेल्दी हैबिट सपोर्ट करती है सक्सेस को। उनकी जर्नी को प्रूव कर दिया कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड और एक एक्टिव बॉडी पर्सन को एक ग्रेट ग्रेट चीज़ों को अचीव कराती है। तो इन द कंक्लूड, द सेंट्रल प्रोटोनिस्ट विद द विंग्स ऑफ फायर the central protagonist wings of fire, Dr. APJ Abdul Kalam is a true inspiration of everyone's
ओके, तो ये कंक्लूड करता है कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट अब्दुल कलाम एक ट्रू इंस्पिरेशन है फॉर सभी के लिए। उनकी लाइफ की जो स्टोरी है वो हमको सिखाती है हार्ड वर्क, सच्चाई, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस। ही उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए बट कभी भी अपनी आशा नहीं खोई, कंटिन्यूइंग मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस की तरफ बढ़ते गए। एट द सेम टाइम हेल्थी एंड फिटनेस आर एसेंशियल फॉर लिविंग अ हैप्पी एंड अ प्रोडक्टिव लाइफ। अ लाइफ, a healthy body gives us strength and healthy mind gives us confidence। हमेशा उन्होंने चैलेंजेस फेस करे पर अपनी आशा कभी नहीं खोई, सक्सेस की तरफ बढ़ते रहे। उसी टाइम पर उन्हें हेल्दी एंड फिटनेस और एसेंशियल फॉर लाइफ एंड हैप्पी प्रोडक्टिव लाइफ। हमेशा कैसी लाइफ को चूज किया? एक हैप्पी और प्रोडक्टिव लाइफ। और हेल्दी बॉडी गिव अस स्ट्रेंथ, एक हेल्दी बॉडी हमें स्ट्रेंथ देगी एंड हेल्दी माइंड देगी, हमको कॉन्फिडेंस देगी, पीस भी देगी। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत नेसेसरी है सक्सेस के लिए। देयरफॉर एवरी पर्सन शुड फॉलो हेल्दी हैबिट्स। तो सभी लोगों को हेल्दी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए। स्टे फिट एंड लर्न फ्रॉम इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टू बिल्ड अ ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। सो फिट रहो, अच्छे से इंस्पिरेशन लो, पर्सनैलिटी लो अब्दुल कलाम की तरह, और अपना एक ब्राइट फ्यूचर डेवलप करो। थैंक यू। सेवेंथ क्वेश्चन बोला है कि एक सीवी अप्लाई कर डालना है आपको इंटर्नशिप के लिए रिप्यूटेड एनजीओ में, जहाँ पे आपको रूरल एजुकेशन के ऊपर वर्क करना है। इसमें आपका फोकस रहेगा एकेडमिक बैकग्राउंड्स पे, वॉलंटियर एक्सपीरियंस में, और आपका पैशन है कि सोशल चेंजेस के अंदर आके सेम विद मतलब सेम सेम क्वेश्चन है इसी की तरह का जो कि एग्जाम में आ सकता है। ड्राफ्ट सीवी अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ द एनवायरनमेंट क्लब इन योर कॉलेजेस, highlighting your environmental initiatives, leadership qualities and vision for sustainable campus practices। सीवी ड्राफ्ट करना है एक एनवायरमेंटल क्लब के अंदर हेड पोजीशन पे, जिसके अंदर आप लोगों को हाईलाइट करनी है एनवायरमेंटल इनएक्टिविटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, विजन फॉर सस्टेनेबल कैंपस प्रैक्टिसेस। देखिए आगे इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। अ करिकुलम विटेट यानी कि सीवी, सीवी की फुल फॉर्म है करिकुलम विटे, इज अ formal document that presents a person educational background, skills, achievements and experience in an organized way. It helps an organization or institute understand the abilities and interest of candidate while applying for internship with NGO or for a leadership role in college. A CV is more important because highlights academic performance, volunteer work, leadership qualities and future goals। तो सीवी एक डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंट करता है हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स को, स्किल्स को, अचीवमेंट्स को और एक्सपीरियंस को इन ऑर्गेनाइज्ड वे में बताता है। ये क्या करता है? इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंड एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को कि जो हमारा कैंडिडेट है उसकी क्या एबिलिटीज़ और क्या उसके इंटरेस्ट है। जब वो अप्लाई करता है एनजीओ के अंदर इंटर्नशिप के लिए, लीडरशिप रोल के लिए, तो इम्पोर्टेंट बताना होता है उसके हाइलाइट्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस बतानी होती है, वॉलंटियर वर्क्स बताने होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ बतानी होती है और उसके फ्यूचर गोल्स भी समझाने होते हैं। उसके बाद Below is my CV for applying for internship with the reputed NGO working on education। नीचे मेरा CV है internship के लिए reputed NGO में वर्क करते हुए for the position of head environment club in colleges। ठीक है, NGO में रूरल एजुकेशन के लिए और कॉलेज के अंदर एनवायरमेंटल कॉलेज के हेड के लिए। तो करिकुलम विच यानी कि CV, तो नेम है साक्षी, एड्रेस है दिल्ली। आगे देखते हैं, मोबाइल नंबर दिया है ये रहा, ईमेल डाल रखी है हिमांशु अरोरा, कैरियर ऑब्जेक्टिव डाल रखा है।
to work with dedication and honestly in responsible position. टू वर्क विद डेडिकेशन के साथ वर्क हो रहा है, ऑनेस्टी के साथ वर्क कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पोजिशन वेयर आई कैन यूज़ माई नॉलेज, जहाँ पे मैं अपनी नॉलेज इस्तेमाल करूँगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को इस्तेमाल करूँगा और लीडरशिप की एबिलिटीज़ को भी इस्तेमाल करूँगा, किसके लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए और पॉजिटिव चेंजेस के लिए। मैं विश करूँगा, कंट्रीब्यूट करूँगा, कंट्रीब्यूट करने के लिए विश करूँगा एजुकेशन की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ, के एनवायरमेंटल अवेयरनेस की तरफ, लर्निंग प्रैक्टिस स्किल्स को सीख प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखते हुए, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस लेते हुए, मेरा एम रहेगा कि मैं अवेयरनेस को क्रिएट करूँ सोसाइटी में और एंकरेज सूटेबल एंड प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि अपना अच्छे से अच्छा करने का मैं कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल दिया है, बीए का रखी है, बीकॉम का रखी है, कर ली है या परस्यू में चल रही है, कहाँ से कर रहे हो, यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर और ट्वेल्थ कहाँ से करी है, स्कूल नेम, पासिंग ईयर, 10th कहाँ से करी है, स्कूल नेम और पासिंग ईयर। आफ्टर देन एक्सपीरियंस बताना है आप लोगों को, वॉलंटियर इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर इन नियर बाय कम्युनिटीज़, में कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम रहा है वहाँ पे वॉलंटियर मैं रहा हूँ और मैं रिलेट करता हूँ एजुकेशन से और सोशल वेलफेयर से, कि जो नियर बाय कम्युनिटीज़ है उसकी हेल्प करता हूँ मैं, चिल्ड्रंस को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, जो है वीकर फैमिलीज से आए हैं, जो उनकी हेल्प करता हूँ। पार्टिसिपेट इन क्लीननेस एंड ड्राइव्स एंड ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़ इन स्कूल और कॉलेज के अंदर में पेड़ वेड़ लगाने की एक्टिविटीज़ करना और साफ़ सफाई को रखना। वर्क एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ में वर्क किया है, अवेयरनेस फैलाई है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए असिस्ट किया है मैंने, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल सोशल इवेंट्स इन कॉलेजेस, मतलब कॉलेजेस के अंदर सोशल इवेंट्स को मैंने ऑर्गेनाइज करवाया है या फिर मेरे में ऐसी क्षमता है करवाने की ये चीज़। उसके आगे देखिए आप, गाइड कर सकता हूँ जूनियर स्टूडेंट्स को एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में, क्या मैंने ऐसा किया है, एक्टिवली पार्टिसिपेट है, चैम्पियंस प्रमोटिंग क्लीननेस एंड सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब ये सारी अपनी अपनी इसके अंदर आपको क्वालिटीज़ लिखनी है, एक तरह से एक्सपीरियंस लिखना है अपना, ठीक है। फिर आता है लीडरशिप स्किल्स, क्या क्या लीडरशिप स्किल्स है हमारे पास, गुड कम्युनिकेशन है, एबल टू वर्क इफेक्टिवली इन टीम के अंदर अच्छे से काम कर सकते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, हार्ड वर्किंग भी हूँ, गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग स्किल्स भी है, एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स, दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूँ, दूसरों ने जो काम किया उसको उसके लिए इंकरेज कर सकता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड है, विलनेस टू लर्न, सीखने की चाह है। आगे देखिए अचीवमेंट्स क्या क्या है, अचीवमेंट्स देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड स्कूल एंड कॉलेज अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मेरे पास सर्टिफिकेट है, अप्रिशिएशन फॉर द एक्टिव कंट्रीब्यूशन इन वॉलंटियर एक्टिविटीज़, अप्रिशिएशन है एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूशन का, कहाँ पे, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रखा है, एनवायरमेंटल चैम्पियन एंड एजुकेशनल ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करते थे या करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय टीचर फॉर डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड द सिंसियरिटी, तो टीचर्स से डिसिप्लिन के लिए, टीम वर्क के लिए, सिंसियरिटी के लिए रिकॉग्नाइज्ड भी हूँ। विजन ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, विजन और इंटरेस्ट में, माई विजन इज टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स बिल्डिंग एंड द बेटर सोसाइटी, कहाँ पे मेरा विजन, टूवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स बिल्डिंग बेटर सोसाइटी बनाने के लिए मेरा विजन है। कैसे बनाएंगे, थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल एक्शन से, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं एजुकेशन में कि एजुकेशन इम्प्रूव कर सकती है लाइफ्स को और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देगी, एंड ऑल्सो आई बिलीव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी फॉर अ हेल्दी फ्यूचर, और इसमें भी भरोसा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो नेसेसरी है हेल्दी फ्यूचर के लिए। एज अ
As a responsible student, I wish to encourage student and society to become more aware and active support towards important social environmental issues. एक responsible student के नाते मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को encourage करूँगा, society को अवेयर बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए, सपोर्टिव बनाने के लिए, इसके थ्रू टुवर्ड्स इम्पोर्टेंट सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। ठीक है, थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी से आई वॉन्ट टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा और कंट्रीब्यूट द पॉजिटिव टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी, और कंट्रीब्यूट करूँगा एक पॉजिटिव वे कम्युनिटी के लिए। आफ्टर देन अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, लैंग्वेज नॉन, आगे हॉबीज लिखेंगे अपनी, बुक पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, वॉलंटियरिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, पार्टिसिपेशन इन अवेयरनेस कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना पसंद है। डिक्लेरेशन में देखेंगे, I hereby declare that all information given above is true and correct to the best knowledge of my knowledge and belief। मेरे नॉलेज और मेरे विश्वास के तहत मैंने ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी है अपनी, वो सभी करेक्ट है, इनमें से कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। आगे देखिए, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, नेम। ओके, आफ्टर देन आगे लिखेंगे, दिस सीवी प्रेजेंट्स में एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसने बताई है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस बताया है, लीडरशिप क्वालिटीज बताई है, इंटरेस्ट बताया है सोशल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, और मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मेरा डेडिकेशन, टीम वर्क, विलिंगनेस कंट्रीब्यूट करेगी, परफॉर्म मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंसियरली परफॉर्म करेगी, मेरा काम अच्छा होगा, मैं ग्रेटफुल रहूँगा फॉर द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, मैं इस अपॉर्चुनिटी को सीखने के लिए आभारी रहूँगा, और कंट्रीब्यूट पॉजिटिव थ्रू दिस इंटर्नशिप और लीडरशिप रोल। तो मैं इस काम के लिए जो भी मुझे मिलेगा इंटर्नशिप का या फिर लीडरशिप रोल का, मैं उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहूँगा। ओके, देखेंगे पंक्चुएशन बताने के अंदर सेंटेंस पढ़ूंगी मैं, उसके अंदर हम उसकी पंक्चुएशन सही करने। फर्स्ट माय फादर सेड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रंगोली यू मेड। नेक्स्ट, व्हेन is the next metro to Rajiv Chowk, asked the tourist. Fourth, the teacher asked who can recite a poem by Rabindranath Tagore, and uh, her sari, especially the ones from Banaras, are exquisite. Of the food at wedding, especially the biryani, was delicious. Next, we saw peacock, elephant, and deer at the national park. I forgot to bring my ID card, admission slip, and photograph. Next, aren't you attending the yoga session tomorrow morning? And the last, second, Chandni Chowk, famous for the street food, is always bustling. And the last, the match between India and Pakistan was intense, wasn't it? And let's देखते हैं इसके क्या सॉल्यूशन रहेगा। पंचुएशन मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, ये हमारी एक्सप्रेस हेल्प करते हैं पर हमारे आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करने में। विदाउट पंचुएशन मार्क के सेंटेंस बनाना कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट भी रहता है। डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रोफ्स, ईच हैव देयर ओन रोल इन द सेंटेंस फॉर्मेशन। इन सब के अपने अपने रोल रहते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर। इम्प्रूव करते हैं रीडेबिलिटी को, रिटन कम्युनिकेशन को, लिखे हुए कम्युनिकेशन को, और उसको रीड करने में हेल्प करते हैं। कैपिटल लेटर्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हैं बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस फॉर प्रॉपर नाउंस के लिए। कैपिटल सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, करेक्ट पंक्चुएशन भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये भी नेसेसरी और मीनिंगफुल वर्क है राइटिंग सेंटेंस के अंदर। तो आगे देखते हैं जो हम लोगों ने सेंटेंस पढ़े थे उनका करेक्ट वर्जन क्या होगा। माय फादर सेड, मेरे पापा ने कहा, दिल्ली जो है वो कैपिटल है इंडिया की। वाओ, पंक्चुएशन मार्क, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफीज लगाई है दो। फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल रंगोली यू मेड, क्या रंगोली बनाई है आपने, एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ।
यहाँ पे एपोस्ट्रोफी के साथ व्हेन इट्स द नेक्स्ट मेट्रो टू राजीव चौक एंड द क्वेश्चन मार्क आस्क्ड द टूरिस्ट ने पूछा। पहले हमको ये नहीं पता लग रहा था टूरिस्ट से पूछा है या टूरिस्ट ने पूछा है, अब हमको कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि हाँ टूरिस्ट ने पूछा है। द टीचर्स आस्क्ड, टीचर ने पूछा, हु कैन रिसाइट अ पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर, कौन पोएम बना सकता है रविंद्रनाथ टैगोर की, बोल सकता है। हर साड़ी, इसकी वेरी स्पेशली वन ऑफ द बनारस आर एग्जीक्यूट्स, बनारस की साड़ियों में से एक है। फूड एट वेडिंग, शादी में जो फूड था स्पेशली बिरयानी वॉज डिलीशियस, बिरयानी जो मतलब वेडिंग में जो फूड था वो अच्छा था, पर जो डिलीशियस था वो क्या थी, बिरयानी, स्पेशली बिरयानी डिलीशियस लगी। वी सॉ पिकॉक एलिफेंट एंड डियर एट द नेशनल पार्क, हम लोगों ने क्या देखा, पिकॉक देखे, एलिफेंट देखे, डियर देखे, कहाँ पे, नेशनल पार्क में। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट माई आईडी कार्ड, एडमिशन स्लिप एंड द फोटोग्राफ, मैं ये सब लाना भूल गया। आर यू नॉट अटेंडिंग द योगा सेशन टुमारो मॉर्निंग, क्या तुम मॉर्निंग के अंदर योगा सेशन नहीं अटेंड करोगे, क्या कर रहे हो। चांदनी चौक फेमस फॉर द स्ट्रीट फूड, चांदनी चौक फेमस है किसके लिए, स्ट्रीट फूड के लिए, कोमा लगा रखा है ना, इज ऑलवेज बस्टलिंग, और हमेशा करता है। लास्ट ईयर द मैच बिटवीन इंडिया पाकिस्तान वॉज इंटेंस वॉज नॉट इट, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो इंटेंस था। अब इन सेंटेंस के अंदर कॉमन जो हम लोग यूज कॉमास यूज करें, सेपरेट करें वर्ड्स को, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन मार्क यूज किया पूछने के लिए, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया सरप्राइज शो करने के लिए, वाओ इसे था, वहाँ पे हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाए, डायरेक्ट स्पीच जो हमने यूज करी वहाँ पे, तो ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। आगे चलते हैं। To conclude, punctuation mark essential in English because they help sentence correctly, meaningful and easy to read. They improve grammar and help express emotion, state question properly, correct punctuation also. तो पंचुएशन मार्क वगैरह इंग्लिश में लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं, इजी टू रीड बनाते हैं, किसी के एक्सप्रेशन को समझाने के लिए बहुत आसान रहते हैं। makes more writing more organized and creates a better impression in academic words, क्लैरिटी लाते हैं हमारे एकेडमिक्स वर्क्स के अंदर, प्रोनाउंसिएशन, therefore every sentence should be written carefully using proper punctuation mark and capitalization rules। तो जो भी सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं उसको केयरफुली लिखना चाहिए, प्रॉपर पंक्चुएशंस के साथ, और कैपिटलाइजेशन ऑफ अ फॉर्जरी ट्रांजैक्शन डन इन योर डेबिट कार्ड। एक एफआईआर लिखवानी हम लोगों को जो कि एक फॉर्जरी ट्रांजैक्शन हो गई हमारे डेबिट कार्ड के लिए, उसके लिए। और सेम क्वेश्चन यहीं पे आस्क किया हुआ है, यू हैड विजिटेड क्राउडेड मार्केट प्लेस फॉर दिवाली शॉपिंग, दिवाली शॉपिंग पे आप लोग गए थे, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, जब आप घर पे लौटे तो आप लोगों को रियलाइज़ हुआ कि मेरा फ़ोन मिसिंग है, तो उसके लिए भी एक एफआईआर प्लेस कराओ। सो दिस इज़ द फॉर्मेट जहाँ पे लिख के भेज रहे हो, रिसीव सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, डेट डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, कंप्लेंट रिगार्डिंग फ्रॉड जो हुआ है ट्रांजैक्शन का, डेबिट कार्ड का, और हमारा जो मोबाइल फ़ोन मिसिंग हुआ है उसका, रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम डालेंगे। उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं एफआईआर लिखवा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंटली मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो गया है अभी। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक कंप्लेंट को कि मेरे जो मेरा मैटर है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। कल मैं जब मैंने एक सीरियस प्रॉब्लम को फेस किया जिसने मुझे स्ट्रेस में डाला हुआ है। जब मैं अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शंस हो रखी थी मेरे डेबिट की कार्ड से, और विदाउट माय परमिशन, जिसमें मेरी कोई परमिशन नहीं थी। वेल रिटर्निंग होम आफ्टर शॉपिंग इन क्राउडेड मार्केट प्लेस ड्यूरिंग दिवाली आई रियलाइज माई मोबाइल फ़ोन वॉज मिसिंग। और जब मैं दिवाली की शॉपिंग पे गया था तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, और जब मैंने घर आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा फ़ोन जो है वो चोरी हो गया या गुम हो गया है। ये इंसिडेंट्स ने मेरे को फाइनेंशियल लॉस में डाल दिया है, लॉस ऑफ
इम्पॉर्टेंट पर्सनल बिलोंगिंग था, मतलब मेरी पर्सनल बिलोंगिंग जो है वो लॉस में चली गई है, एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ट्रीट दिस मैटर सीरियसली एंड हेल्प मी। अगर आप डेबिट कार्ड के लिए लिख रहे हैं तो फाइनेंशियल लॉस लिखेंगे, और मोबाइल फ़ोन के लिए लिख रहे हैं तो पर्सनल बिलोंगिंग्स डालेंगे। और आगे देखते हैं, इन द केस of debit card fraud, I noticed that an amount has been deducted from my bank account through the online transaction I didn't not make it। तो जो इस केस के अंदर जो मेरा डेबिट कार्ड के साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैंने उसमें नोटिस किया है कि जो मेरे अमाउंट डिडक्ट हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, ये मैंने नहीं किया है। आई हैड माई डेबिट कार्ड विद मी, मेरा डेबिट कार्ड मेरे साथ में ही है, एंड आई हैड डू नॉट शेयर माई कार्ड डिटेल्स, पिन और OTP विद एनीवन। मैंने किसी के साथ भी अपना पिन, पासवर्ड, OTP वगैरह शेयर नहीं किया है। जल्दी से जल्दी इस as soon as as soon as I became aware of the transaction, I immediately contact the bank and requested to them block the card to avoid the further mistake। जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने जल्दी से जल्दी बैंक में कांटेक्ट किया और इस अपने कार्ड को ब्लॉक करवाया। बैंक एडवाइस ने मेरे को एडवाइस किया बैंक ने मेरे को एडवाइस किया कि मैं FIR फाइल करा दूँ, लीगल एक्शन उसके ऊपर लिया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन भी इसके प्रॉपरली होगी। इन द केस ऑफ मिसिंग मोबाइल फ़ोन, अगर मोबाइल फ़ोन गुम हुआ है तो आई हैड गॉन to the market for Diwali shopping। The market was very crowded due to the festival season होने के कारण मैं मार्केट गया था, तो वहाँ पे मेरा फ़ोन मिसिंग हो गया। घर आते हुए मैंने चेक किया तो मेरी पर्सनल बिलोंगिंग मेरे पास नहीं थी, मिसिंग थी। और मैंने जहाँ पे भी पॉसिबल प्लेसेस थे मैंने वहाँ पे सारे में सर्च किया, मैंने कांटेक्ट भी किया, बट मेरा फ़ोन मुझे नहीं मिला। तो फ़ोन कंटेन्स इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स थे, उसमें पर्सनल डाटा था मेरा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी थे। सो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ कि उसका कहीं मिसयूज़ ना हो जाए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से कि प्लीज़ इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, प्रॉपरली स्टेप्स इसके लिए उठाए जाए। मैं रेडी हूँ इसको, आई एम रेडी टू प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स। मैं जितनी भी डिटेल्स होंगी मैं सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। एज बैंक स्टेटमेंट एंड ट्रांजेक्शन डिटेल्स सब कुछ दे दूँगा। मोबाइल नंबर, मॉडल कौन सा है, परचेस कहाँ से किया था, उसकी परचेस की इंफॉर्मेशन, जब भी आपको उसकी नीड पड़ेगी। आई फुली कॉपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन, मैं पूरा कॉपरेट करूँगा इन्वेस्टिगेशन के साथ। मेरे को जो भी डिटेल्स देनी होगी मैं सब कुछ डिटेल्स फॉलो शेयर करूँगा। मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी FIR को इमीडिएटली लिखें आप लोग और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शंस ले। आई होप टू कंसर्न ऑथोराइज विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, कि इस ऑथोराइज पर्सन इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे, केयरफुली से हेल्प करे रिकवर। जो मेरा अमाउंट गया है उसको प्लीज़ रिकवर करें। मोबाइल फ़ोन को लेकर के जल्दी जल्दी आई शैल बी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड प्रमोट एक्शन। मैं आपकी एक्शन के लिए आभारी रहूँगा, थैंकफुल रहूँगा। उसके आगे योर्स फेथफुली, योर नेम, एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट नंबर। Prepare an RTI application seeing information on maintenance of hygiene in school canteens of your city। आपकी सिटी के अंदर जो स्कूल कैंटीन्स है उसके हाइजीन रखने के लिए, हाइजीन की मेंटेनेंस रखने के लिए एक RTI एप्लीकेशन लिखनी है। और दिस सेकेंड है, प्रिपेयर एन RTI एप्लीकेशन ऑन द नंबर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स को के लिए लिखना है एंड देयर वर्किंग कंडीशन इन योर सिटी। उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, कि वहाँ पे सफाई कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही है, इसके ऊपर आप RTI एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। 2 लिखना है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑफिस PIO म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सब्जेक्ट डालेंगे रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के पे लिख रहे हैं हम लोग, ये इन्फॉर्मेशन लेना या देना हमारा अधिकार है। रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स एंड देयर वर्क कंडीशन इन द सिटीज़, ये हमारे सिटीज़ के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स की क्या कंडीशन है उसके बारे में लिखना है। फिर डेट लिखना है, रिस्पेक्टेड सर मैम लिखना है। आफ्टर दैट हम लोगों को लेटर स्टार्ट करना है। आई एम द रेजिडेंस ऑफ दिल्ली एंड आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 2000 एक्ट 2005 के तहत
जो है हमारे पास एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है हमारे पास, उसके तहत मैं इस एप्लीकेशन को लिख रहा हूँ कि जो पब्लिक टॉयलेट्स है वो आर एन इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी एंड इन एनी सिटी, किसी भी सिटी के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पब्लिक टॉयलेट है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद पीपल एंड हाइजीनिक। तो पीपल के साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं और ये एक हाइजीन का भी सवाल उठाते हैं, क्लीननेस का सवाल उठाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ का भी सवाल ये उठाते हैं, क्योंकि इन बिजी सिटीज़ के अंदर, दिल्ली जैसी सिटीज़ के बिजी सिटीज़ के अंदर तो हज़ारों पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, ट्रेवलर्स, शॉपकीपर, बहुत सारे लोग ऐसे जो वॉशरूम को डेली टू डेली यूज़ कर रहे हैं। Many people often face difficulties because some public toilets either closed, damaged, dirty, do not have proper water supply and cleaning arrangements. कई सारे लोग इस चीज़ को लेके फेस डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स कोई पब्लिक टॉयलेट बंद पड़ा है, कोई टूटा हुआ है, कोई ख़राब है, कहीं सफाई नहीं हो रही है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं गंदगी है। तो इन चीज़ों को लेके लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ये जो है इनकन्वीनियंस पैदा कर क्रिएट करती है और एंड ऑल्सो अफेक्ट्स सैनिटेशन इन द सिटी, सैनिटेशन को भी अफेक्ट करती है। देयरफॉर आई वुड लाइक टू सीक इन्फॉर्मेशन फॉर कंसर्न डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स एंड देयर प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन। तो मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहूँगा डिपार्टमेंट के तरफ कि पब्लिक टॉयलेट, जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं हमारे यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। Through this RTI application, I kindly request the following information. इस RTI एप्लीकेशन के तहत मैं कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए। दैट इज, प्लीज़ प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल अंडर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दिल्ली। तो जो एमसी कॉर्पोरेशन ने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जितने भी टोटल नंबर ऑफ वॉशरूम प्रोवाइड करवाए हैं वो सब अवेलेबल होने चाहिए। कैनली प्रोवाइड एरिया वाइज, वार्ड वाइज डिटेल्स ऑफ दिस पब्लिक टॉयलेट्स। इन सब टॉयलेट्स की पब्लिक वाइज, एरिया वाइज डिटेल होनी चाहिए। मेंशन हाउ मैनी पब्लिक टॉयलेट्स आर करंटली इन वर्किंग। इस चीज़ को मेंशन करो कि कितने पब्लिक टॉयलेट्स आर अभी करंटली वर्किंग में है। काइंडली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टॉयलेट्स दैट आर क्लोज्ड, कितने क्लोज्ड है, कितने डैमेज्ड है, कितने अंडर रिपेयरिंग में चल रहे हैं। ठीक है, फिर प्लीज स्टेट वेदर प्रॉपर फैसिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई। अब इन छोटी मोटी जो फैसिलिटीज इस पे भी ध्यान दिया जाए कि वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट्स हो, रेगुलर क्लीनिंग एंड अवेलेबल इन ऑल पब्लिक टॉयलेट्स। सारे में ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ हाउ ऑफन दीज टॉयलेट्स आर क्लीन एंड मेंटेन्स। ये भी डिटेल प्रोवाइड करो कि कैसे ये मेंटेन हो रहे हैं। काइंडली मेंशन द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव बाय द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन और डैमेज पब्लिक टॉयलेट्स ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। ये भी मेंशन करो कि कितनी कंप्लेंट अब तक रिसीव हुई है पुअर सैनिटेशन के लिए, डैमेज पब्लिक टॉयलेट्स के लिए लास्ट 1 ईयर में। प्लीज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसेंट एक्शन टेकन बाय द डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव क्लीननेस एंड मेंटेनेंस इन द टॉयलेट्स। तो अब तक क्या क्या वो भी इंफॉर्मेशन दो कि अभी कौन से ऐसे एक्शन है जो उठाए गए हैं वॉशरूम को क्लीन रखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, काइंडली मेंशन वेदर separate toilets facility are available for women and persons with disabilities। प्लीज़ ये भी मेंशन करो कि सेपरेट टॉयलेट्स कहाँ पर कितने हैं, कहाँ पर अवेलेबल हैं वुमेंस के लिए और डिसेबिलिटीज़ वाले पीपल्स के लिए। प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल ऑफ फ्यूचर प्लान्स ऑफ प्रोजेक्ट इफ एनी और इम्प्रूविंग पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटीज़ इन द सिटी। इसको भी लिखो कि क्या फ्यूचर प्लान से, क्या उसके प्रोजेक्ट से अगर हों तो कोई किसके लिए, पब्लिक टॉयलेट को इम्प्रूव करने के लिए। आगे, I request that information may kindly be provided with the time period mentioned under RTI Act 2005। मैं इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंफॉर्मेशन के लिए कि जो मैंने बोला है उसको RTI के तहत, यानी कि मतलब हमारे इंफॉर्मेशन होने के लिए कि हमको इन्फॉर्मेशन हो इस एक्ट के तहत मेरे को ये चीज़ बताएं, क्योंकि मुझे अधिकार है ये जानने का।
राइट टू इन्फॉर्मेशन का, द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस अटैच विद द एप्लीकेशन, जो भी इसकी फीस है वो मैंने अटैच कर दी है इसके ऊपर। पब्लिक टॉयलेट आर नेसेसरी पब्लिक सर्विस एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल कीपिंग द सिटी क्लीन एंड हेल्दी सिटीजन। तो ये वॉशरूम क्लीन होना भी सिटीजन के लिए एक हेल्दी वे है कि हेल्दी रखने का। उसके बाद हैव द राइट टू नो वेदर देयर फैसिलिटीज़ आर प्रॉपरली अवेलेबल एंड मेंटेन, हमारे पास अधिकार भी है इस चीज़ को जानने का कि जो हमारी फैसिलिटीज़ जो हमको मिली हुई है क्या वो हमारे लिए अवेलेबल है, मेंटेन्ड है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द RTA एप्लीकेशन विद हेल्प अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट सिचुएशन एंड विल ऑल्सो सपोर्ट एफर्ट्स टू इम्प्रूव द सैनिटेशन एंड द पब्लिक कन्वीनियंस दिल्ली। इन जो हमारी ऊपर मेंशन्ड इंफॉर्मेशन है इसको जानने के बाद हमें पता लगेगा कि कितना इम्प्रूव हमारे जो सिटी के वॉशरूम के लिए क्या क्या कितना इम्प्रूव किया गया है, कितना इम्प्रूव और करेगा। तो आई होप डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एट अर्लीस्ट। मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है मुझे वो टाइम से मिल जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो योर फेथफुली, thank you, your faithfully, your name, your residence, your contact number, address and signature। स्टूडेंट्स देते हैं हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने इन क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसके वेल ऑर्गेनाइज नोट्स तो एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, नोट्स परचेज करो और अपने नोट्स को सिक्योर करो। और हाँ, वीडियो में होता है गिव अवे होता है, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। और फ्री लकी विनर्स भी बन सकते हैं, फ्री नोट्स के विनर। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके लीजिएगा। एग्ज़ाम फोकस्ड अपडेट्स और DUSOL के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव अवे के विनर। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड crush your exams। See you in the next video. Bye bye.